प्रतिवर्ती कोण। देखो ध्यान से, ये वाला एंगल देखें, यदि ये एंगल क्या है 30 डिग्री है, ये वाला एंगल क्या है 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, देखो ये अंदर वाला एंगल है, और अंदर को यदि छोड़ दिया जाए तो जो ये वाला एंगल होता है इसी को हम बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्सिव एंगल, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण, इसी को हम क्या बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। देखो एक सर्किल जो होता है हमेशा 380 डिग्री का 360 डिग्री का क्या बनाता है, कोण बनाता है, ठीक है। यदि एक सर्किल मान लेते हैं, ये क्या है एक सर्किल है, ठीक है। तो यदि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 30 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री है, यदि हम 360 में से यदि 30 डिग्री निकाल देते हैं तो क्या बचता है 330 डिग्री, 330 डिग्री। मतलब जो यहाँ से यहाँ तक का एंगल होगा वो कितने का होगा 330 डिग्री का होगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण, इसी को हम क्या बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। बात समझ में आई। अब देखो ध्यान दो, जैसे कोई ये वाला एंगल है, ये कुछ भी हो इससे हमको मतलब नहीं है, जो ये वाला एंगल होता है यही होता है प्रतिवर्ती कोण। मतलब जो बाहर वाला एंगल होता है, ये वाला एंगल नहीं, इसके बाहर वाला जो एंगल होता है इसी को हम बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या पूरक कोण। पूरक कोण, पूरक कोण क्या होता है, देखो पूरक कोण किसे कहते हैं, 12 नंबर 12 को देखते हैं। पूरक कोण क्या होता है कि जब दो कोणों का योग क्या हो, जब दो कोणों का योग 90 अंश हो, जब दो कोणों का योग क्या हो 90 अंश हो। जैसे ये वाला एंगल बना, यदि ये अल्फा है और ये क्या है बीटा है, तो अल्फा और बीटा का जो योग होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, ठीक है। मतलब पूरक कोण क्या होता है कि दो कोणों का योग क्या होना चाहिए 90 डिग्री है, तो वो क्या है पूरक कोण है। जैसे मैं पूछ लूँ कि 30 का पूरक कोण क्या है, 30 का पूरक कोण क्या है, तो इसमें क्या जोड़ दो कि 90 बन जाए। तो इसमें हम यदि 60 जोड़ देते हैं तो 90 हो गया। तब देखो ये कोण हो गया और एक ये कोण हो गया, ये 30 डिग्री ये 90, अरे 30 डिग्री है 60, इन दोनों को यदि जोड़ोगे तो कितना आएगा 90 आएगा कि नहीं आएगा। तो 30 का पूरक क्या होगा 60 होगा। यदि मैं पूछ लूँ 20 का पूरक क्या होगा तो आप कहोगे 70। यदि मैं पूछ लूँ 40 का पूरक क्या होगा तो आप कहोगे 50। कि दो कोणों का योग क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए। देखो 30 और 60 90 हुआ, 20 और 70 90 हुआ, 40 और 50 90 हुआ, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे पूरक। 60 का पूरक क्या होगा 30 होगा, 70 का पूरक क्या होगा 20 होगा, 50 का पूरक क्या होगा 40 होगा, 10 का पूरक क्या होगा। यदि पूछ लूँ कि 10 का पूरक क्या होगा तब कहोगे 80। यदि मैं पूछ लूँ 80 का पूरक क्या होगा भाई तो कहोगे 10। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं पूरक। मतलब दो कोणों का जो योग होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 90, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही में हो, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे ये कोण है, यदि ये अल्फा है और ये कोण है क्या है ये बीटा है, तो इन दोनों कोणों का योग यदि 90 है तो ये एक दूसरे के क्या है पूरक है। यदि ये कोण अल्फा है ये कोण बीटा है, यदि इन दोनों कोणों का योग 90 है तो एक दूसरे के क्या है पूरक है, ठीक है। बात समझ में आई। अब इसको मिटा रहा हूँ। अब आते हैं आगे, हम आगे बात करते हैं समपूरक। समपूरक क्या होता है भाई, पूरक हमने पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे समपूरक पढ़ेंगे। तो समपूरक क्या होता है, ध्यान दो, सॉरी समपूरक लिख रहा हूँ 13 नंबर कितना 13।
देखो संपूरक क्या होता है, जब दो कोणों का योग 180 हो, जब दो कोणों का योग 180 हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, संपूरक कोण बोलते हैं। जैसे ये वाला एंगल है, यदि यहाँ से कोई एक रेखा खींची जाए, यदि ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल क्या है, बीटा है, तो इन दोनों कोणों का योग अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों कोणों का योग यदि 180 है तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, संपूरक होंगे, संपूरक होंगे। तो मतलब दो कोणों का योग क्या होना चाहिए, 180 डिग्री है तो एक दूसरे के क्या हैं, संपूरक हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि भाई 30 है, 30 है तो 30 का संपूरक क्या होगा, तो इसमें क्या जोड़ दे कि 180 में हो जाए, तो क्या जोड़ दो इसमें 100, तो आपका होगा 150। इन दोनों कोणों का योग कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो हम पूछ दे कि 30 का संपूरक क्या होगा, तो आप बोलोगे 150। यदि मैं बोल दूं कि 20 का संपूरक क्या होगा, तो आप कहोगे 160। भाई 10 का संपूरक क्या होगा, तो आप कहोगे 170। तो मतलब इन दोनों का जो योग होना चाहिए, इन दोनों का योग होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 180। मतलब दो कोणों का योग जो होना चाहिए 180 के बराबर होना चाहिए। तो ये एक दूसरे के क्या है, संपूरक है, ये एक दूसरे के क्या है, संपूरक है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं, क्या मैंने संपूरक भी पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं रैखिक युग्म के बारे में। 14वां नंबर, ठीक है, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म नंबर 14वां। भाई रैखिक युग्म क्या होता है, रैखिक युग्म का मतलब ये होता है कि एक सीधी रेखा पर बने दो कोणों का जो योग होना चाहिए वो 180 होना चाहिए। मतलब एक रेखा पर, एक सीधी रेखा पर बने दो कोणों का जो एंगल होना चाहिए वो 180 होना चाहिए। तो मतलब ये अल्फा है, बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का जो योग होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 180। अभी आप बोलो कि भाई संपूरक का भी तो वही डिफिनीशन बताए थे, हाँ संपूरक का भी वही बताया था। तो संपूरक में क्या होता है कि संपूरक को आप अलग अलग कर सकते हो। जैसे ये है, ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल क्या है, बीटा है, तो इसे आप अलग अलग भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी, ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा है। तो इन दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, 180 होना चाहिए। पर ये क्या बोला है कि रैखिक युग्म में क्या होता है कि एक सीधी रेखा पर बने दो कोणों का जो योग होना चाहिए वो 180 होना चाहिए। मतलब कि इसको आप अलग नहीं कर सकते, इसको आप अलग कर सकते हो कि दो कोणों का योग 180 होना चाहिए, मतलब संपूरक को पूरक को अलग कर सकते हो। पर कंडीशन ये है कि दो कोणों का योग 90 है तो पूरक है, यदि दो कोणों का योग 180 है तो संपूरक है। बाकी तो ध्यान दो, रैखिक युग्म क्या है कि एक सीधी रेखा पर बने दो कोणों का जो योग होना चाहिए वो 180 होना चाहिए। ठीक है, इसको अलग नहीं कर सकते। मतलब इसको आप ये नहीं कर सकते कि ये भाई ये कुछ एंगल है, ये कुछ एंगल है, ये दोनों मिला करके 180 है तो ये एक दूसरे के रैखिक युग्म में है। ठीक है, नहीं, ये बात गलत हो जाएगा। उसने परिभाषा में स्पष्ट बोला है कि रैखिक युग्म उसे कहते हैं एक सीधी रेखा पर बने दो कोणों का जो योग होना चाहिए वो 180 होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको 14वां है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको पढ़ा दिया। और कुछ और चीज़ें हैं जो बेसिक हैं वो बता करके उसके बाद मैं इस पर सवाल करवाऊँगा। ठीक है, जैसे समांतर क्या है, समांतर रेखा क्या होती है, ठीक है, शीर्ष अभिमुख कोण क्या होता है, फिर उसके बाद की समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो जो एंगल बनते हैं वो कौन कौन से एंगल होते हैं, तो ये सारी चीज़ें अभी आपको बतानी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बताने के बाद मैं उसके बाद उस पर काम करवाऊँगा, मतलब सवाल करवाऊँगा। ठीक है ना।